अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? It is 4:10 now and we are going to start our class today. आवाज नहीं आ रही, अब तो आ रही है आवाज। जी वालेकुम सलाम। जी बोले 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 बोले। मिस हम इससे करवा दें, इसको पता है। Sorry for interruption. Let's have a start with some few Quranic verses. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. ले जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हमने कंसोलिडेशन में बहुत कुछ पढ़ लिया था और तकरीबन खत्म हो गई थी कंसोलिडेशन हमारी। जी जी जी, इसका क्वेश्चन दिया था, कर लेते हैं। काइंडली रिवाइज रिटर्निंग इन द ग्रुप स्टेटमेंट। ओके, कर लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ आईसीएमए के जो होस्ट हैं और को होस्ट हैं बिलाल और को होस्ट हैं एहसन। बिलाल साहब और एहसन साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ ये व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करें लास्ट सेशन की तरह तमाम स्टूडेंट्स को और मुझे उसमें ऐड करें ताकि हम नोट्स शेयर कर सकें और ग्रुप में कोई डिस्कशन कर सकें। जी बिलाल, एहसन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं या आईसीएमए की तरफ से कोई और टीम में अगर है जो मुझे सुन पा रहा है तो प्लीज़ ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप लास्ट सेशन की तरह क्रिएट करें। लास्ट सेशन भी ग्रुप मैंने नहीं बनाया था, वो आईसीएमए की टीम में से किसी ने बनाया था, शायद नाम उनका आसिफ था। तो अगर आप में से कोई बना सके प्लीज़ तो ये एक फेवर हमें दें ताकि हमारा आपस में कम्युनिकेशन हो सके टीचर्स की स्टूडेंट के साथ। ठीक है? जी हसीब अवान कहते हैं कि इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। मेरा फ़ोन नंबर है 0321484007 यू कैन ऐड मी एंड मैं फिर बाकी स्टूडेंट्स को इस तरह से वहाँ पे ऐड कर दूँ। 0321484007 ये मेरा फ़ोन नंबर है। ठीक है, तो मुझे ऐड कर दीजिएगा, फिर हम बाकी स्टूडेंट्स को भी लिंक के साथ ऐड करवा लेंगे। जी जवाद साहब, वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे, आप सुन लीजिएगा। जी ग्रुप बन गया, टेंशन ना लें। ठीक है, ग्रुप के अलावा कोई और बात करनी है तो करें। नाउ लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हम थे कहाँ पे? हम थे कहाँ पे? हमने एक क्वेश्चन मैंने किया था, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाया था वर्किंग के साथ। हमने बेसिक 4 वर्किंग को बेस बनाया, वर्किंग 1 2 3 4। ये सारा क्वेश्चन करने के बाद 5 रूल लिखवाने के बाद फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन होम असाइनमेंट दिया और ये क्वेश्चन भी उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा। अच्छा,
जी दिबाज हैदर, आपके ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे, फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो भी जाए तब भी ये ऑनलाइन क्लासेस का मॉडल अब चलता रहेगा इंशाल्लाह। बच्चों जरा तवज्जो, आई गिव यू CI1 एज अ होम असाइनमेंट। तो इसमें ना 4 वर्किंग को आपने बेस बनाना है। एक बच्चे ने कहा कि रिटेन अर्निंग का कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, फलां चीज करते हैं, तो अभी हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा जो आप कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये 4 बेसिक 4 वर्किंग जो है वो हम किया करेंगे। वर्किंग नंबर 1 is equity of subsidiary. This is CI1 which I gave you as a home assignment. Equity of subsidiary at acquisition and at reporting date we prepare 2 column. जी राबिया देख लेते हैं। जी हसीब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाउ लेट मी स्पीक। अब मुझे इंटरप्ट ना करें ताकि मैं क्वेश्चन पूरा कर सकूं। इक्विटी इन सब्सिडरी, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग आज रिपोर्टिंग डेट पे 31 दिसंबर 7 को ये 130 एंड 20 मिलियन है। 130 एंड 20 मिलियन है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम एंड रिटेन अर्निंग, और ये टोटल बन जाता है 150 और रुपीज इन मिलियन है। एम ऊपर ब्रैकेट में लिख दें तो काफी है, रुपीज के साथ एम, तो ये काफी हो जाएगा रुपीज इन मिलियन। तो 30 मिलियन, 100 मिलियन, 20 मिलियन इस तरह से। लेकिन हमें नहीं बताया जा रहा कि एट एक्विजिशन डेट शेयर कैपिटल क्या था, शेयर प्रीमियम क्या था और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का बताया जा रहा है कि हमने 2001 में जब अक्वायर किया तो रिटेन अर्निंग 5 मिलियन थी। चले रिटेन अर्निंग तो 5 मिलियन थी, बट अबाउट शेयर कैपिटल हम एज्यूम करेंगे शेयर कैपिटल जो आज है एक्विजिशन डेट पे भी यही था, शेयर प्रीमियम जो आज है एट एक्विजिशन डेट भी यही था। तो 135 की टोटल इक्विटी यानी कि नेट एसेट्स 135 के थे एट एक्विजिशन, बट टुडे दे आर 150 नाउ। अब वर्किंग टू करेंगे। वर्किंग टू हमेशा हम करेंगे गुडविल के हवाले से, और यहाँ पे हम लिखा करेंगे इन्वेस्टमेंट कितनी की जा रही है सब्सिडरी में। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, सब्सिडरी का नाम भी लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, STD या स्विस के नाम से जो भी उसका नाम दिया गया है क्वेश्चन में वो नाम लिख देंगे तो वो भी बेहतर है। तो इन्वेस्टमेंट हमने की है 180 की, पेरेंट ने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की है 180 की, लेस कर देंगे कितने परसेंट शेयर हमने एक्वायर किए हैं, कितने परसेंट, 80%। तो बच्चों डू यू रिमेंबर कि हम वर्किंग वन के कॉलम वन का टोटल लेंगे 135। 135 इनफैक्ट है क्या, जिस दिन अक्वायर किया था उस दिन नेट एसेट्स कितने थे। नेट एसेट्स यानी कि इक्विटी कितनी थी 135, और हम 100% के मालिक नहीं थे, हम 80% के मालिक बने थे। तो 135 का 80% हमारे हिस्से आया था, तो इट बिकम्स 135 ऑफ 80% ऑफ 108। तो 108 के नेट एसेट्स हमारे हिस्से आए, बट वी पेड 180 फॉर इट। तो इसका मतलब है वी पेड 72 मिलियन एक्स्ट्रा। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड गुडविल। इज इट क्लियर बच्चों? इज देयर एनी कंफ्यूजन इन गुडविल? प्लीज लेट मी नो। Is there any confusion in calculation of goodwill working one or working two में? बच्चों कोई confusion हो you can freely share. That's fine. That's great. Now working number 3 NCI. How to calculate NCI? हम देखते हैं कि आज 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 सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने हैं 150। सब्सिडरी के नेट एसेट्स 150 हैं। 150 का 20% माइनॉरिटी का है, नॉन कंट्रोलिंग पर्सन का है, ये 30 बनता है एनसीआई। तो एनसीआई की वर्किंग हमेशा बड़ी आसान होती है, 1 लाइन वर्किंग होती है और खत्म, ये यहीं पे खत्म। नाउ व्हाट अबाउट वर्किंग नंबर 4 ग्रुप रिटेन अर्निंग। ग्रुप रिटेन अर्निंग में हम क्या करेंगे, व्हाट इज ग्रुप रिटेन अर्निंग, हाउ वी कैलकुलेट ग्रुप रिटेन अर्निंग। इसमें एक बच्चे ने भी कहा था कि ग्रुप रिटेन अर्निंग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, तो गौर से सुनिएगा। पेरेंट की अपनी तो आएगी, पीटीडी की अपनी तो आएगी फुल 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 फुल, इसकी अपनी फुल रिटेन अर्निंग कितनी है 100।
पेरेंट की अपनी रिटर्निंग तो 100 है, वो तो पूरी आएगी, लेकिन अब सब्सिडरी की जिसका नाम एसटीडी है उसकी रिटर्निंग हम कैसे लेंगे? उसकी रिटेन अर्निंग का रूल ये हमने पढ़ा था कि सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन, आई गिव यू एग्जांपल कि मैं आज आपके बिजनेस का पार्टनर बन जाऊं, मैं इसलिए बात डिटेल कर रहा हूं, तो एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर रिगार्डिंग रिटेन अर्निंग। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आज मैं आपके बिजनेस का पार्टनर बन जाऊं तो क्या आज से पहले वाले प्रॉफिट्स के ऊपर आप मुझे कोई हिस्सा देंगे? नहीं देंगे। आज के बाद जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसमें मेरा हिस्सा होगा, इसको कहेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पेरेंट ने जब सब्सिडरी को अक्वायर किया है, सब्सिडरी के अक्वायर करने के बाद उसके कितने प्रॉफिट हुए हैं, तो उसका तरीकाकार हमने ये पढ़ा था कि आप भले रिटेन अर्निंग के डिफरेंस ले लें कि आज रिटेन अर्निंग कितनी है और उस वक्त कितनी थी, आज 20 है, उस वक्त 5 थी, तो डिफरेंस आया 15। लेकिन मैंने आपको कहा कि आप इसका डिफरेंस लेने के बजाय इंस्टेड आप क्या करेंगे, आप इन टोटल इक्विटी का डिफरेंस लेंगे। फर्क क्या पड़ता है? फर्क अभी बाहर कोई नहीं पड़ रहा। मैं 20 में से 5 माइनस करूं तो तब भी 15 आएगा, लेकिन मैं टोटल 150 में से टोटल 135 माइनस करूं तब भी, मतलब ये डिफरेंस लूं तब भी 15 आएगा, ये डिफरेंस लूं तब भी 15 आएगा, लेकिन आई रिकमेंड कि आप 150 में से 135 माइनस किया करें और जो भी 15 आया उसको 80% हम अपने प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। सब्सिडरी ने जब से हमने उसको अक्वायर किया है उसका 15 प्रॉफिट है और उसमें से 80% हमारा है। इसका 80% बनता है 12, तो 112 इज ग्रुप रिटर्निंग इन टोटल। इज इट क्लियर बच्चों? Now, is there any confusion in working number 2, 3, 4 in all 4 working? If you have any confusion or question, you can discuss, including the student who asked me group returning. Okay, pretty fine. Now we move forward to कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब लाइन बाय लाइन आइटम बच्चों मेरे सामने ना ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं इसी पे सॉल्व करने लगा हूं, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर कि क्वेश्चन पेपर पे आपने ये वर्किंग नहीं करनी, आप तो अपनी आंसर शीट पे नीट करेंगे। तो मैं अपना टाइम सेव करते हुए और अपना आपका टाइम सेव करते हुए बस इसके सामने टोटल लिख देता हूँ। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या बनेगी? कंसोलिडेटेड में फिक्स एसेट आ जाएंगे 440 के, लेकिन मैं अगर आपको आपकी प्रॉपर वर्किंग बताऊं तो वो 300 प्लस 140 इस तरह से करके 440। तो ब्रैकेट आप बना सकते हैं अपनी वर्किंग के अंदर, बल्कि बनाना चाहिए, लेकिन मैं जरा शॉर्टकट लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसको सिंपली ऐड कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट इन सब्सिडरी इज एलिमिनेटेड। डू यू रिमेंबर रूल नंबर 2? इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट इन सब्सिडरी इज एलिमिनेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय गुडविल इफ एनी। तो वर्किंग 2 हमने की होगी गुडविल की, हर क्वेश्चन में वर्किंग 2 करेंगे हम गुडविल की। तो दिस इज 72, सो 72 यहाँ पे पुट कर देंगे। इन्वेंट्री हम सिंपली दोनों ऐड कर देंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ कि आप ब्रैकेट यूज करेंगे, लेकिन मैं यहीं पे जरा टाइम सेव करके 30 और 35, 65, 20 एंड 10, 30 एंड 10 एंड 5, 15 बस मैं ये ऐड कर रहा हूँ, बट यू कैन शो ब्रैकेट। तो अब मैं इसका टोटल करता हूँ बैलेंस शीट का, तो 440 प्लस 72 प्लस 65 प्लस 30 प्लस 15, इट इज 592। या कोई गलती हुई? 440 plus 72 plus 65 plus 30 plus 15, it is 622। 622 जी जैन तारिक, it is 622। now do you remember rule number 3 कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आएगा, 250 आएगा।
अब ग्रुप रिटर्निंग के हवाले से हमने वर्किंग नंबर 4 की और रूल नंबर 4, इत्तेफाक से रूल नंबर भी 4 था जो हमने पढ़ा था और वर्किंग भी हमने 4 की। तो राबिया मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन लेट मी कंप्लीट। तो ये वर्किंग नंबर 4 में 112 है। 112 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नाउ इसके नीचे हम शो करेंगे वर्किंग नंबर 3 एनसीआई के नाम से। नाउ एनसीआई वर्किंग 3 से हम पुट करेंगे 30। नाउ हम इक्विटी का टोटल करेंगे। एनसीआई को इक्विटी का पार्ट हम बनाते हैं 250 प्लस 100 प्लस 112 प्लस 30 492। अब ये जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 65 प्लस 0 65 रहेगी, 25 प्लस 40 65 हो जाएगी। तो अब इस साइड का टोटल करते हैं 492 प्लस 65 प्लस 65, ले जी 622 से बैलेंस शीट टैली हो गई। 622 से बैलेंस शीट टैली हो गई। अब मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं राबिया और किसी और का क्वेश्चन का पूछना। हमने कहा था कि स्टैंडर्ड कैलकुलेशन को वर्किंग वन बोलना इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, तो हम जब लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे उसे कौन सी वर्किंग कहेंगे? कोई कुछ भी नहीं राबिया, हम इन 4 वर्किंग के अलावा अभी तो कोई वर्किंग की ही नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, आगे चल के कुछ क्वेश्चन की वर्किंग करेंगे तो फिर हम उनका कोई नाम रख लेंगे, लेकिन अभी तो हम बेसिक 4 वर्किंग को लेके चल रहे हैं राबिया। अरसल कहते हैं कि एनसीआई कहां से आया? एनसीआई वर्किंग 3 से आया। अरसल आपने पिछले लेक्चर दिए थे, हमारे कंसोलिडेशन के 2-3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं लास्ट वीक में। क्या आपने वो लेक्चर लिए थे? 2 लेक्चर हुए थे शायद। अरसल, अरे ओ अरसल, बताएं हम आगे चलें। अतीब कहते हैं आई हैव अटेंडेड लास्ट वीक सेशन, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओ अतीब, इतना स्लो में लेके चला और आपने कहा कि समझ ही कुछ नहीं आई। जवाद कहते हैं मी टू। हमने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हैं, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हैं वो रिकॉर्डिंग जाकर सुने। मैं वो लेक्चर रिपीट तो नहीं कर सकता। जनाब अब्दुल्ला तारिक, पीडीएफ आज ग्रुप में शेयर होगी ना, ग्रुप आज बना है जी। शान रफीक, आई शो यू कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हियर। अरसल कह रहे हैं कि एक फर्स्ट लेक्चर है, जो जिनका फर्स्ट लेक्चर है आई रिक्वेस्ट देम टू लिसन लेक्चर ऑफ लास्ट वीक। वो पोर्टल पे कहीं अपलोड हो गए होंगे। जी, आई हैव रिपीटेड एनसीआई के इस बिजनेस में, इस सब्सिडरी में, बल्कि यूं कहना चाहिए इस सब्सिडरी में सारा कुछ हमारा नहीं है। 80% हम यहाँ पे जो मैं हम का लफ्ज बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब है पेरेंट। हम पेरेंट बनकर सोच रहे हैं। पेरेंट कंसोलिडेशन करता है ना, तो हम जब कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो हम अपने आप को पेरेंट समझें, पेरेंट का अकाउंटेंट समझें। तो हम पेरेंट हैं। ये सारी सारी की सारी सब्सिडरी हमारी नहीं है, इसका 20% माइनॉरिटी का है। हम 80% के मालिक हैं। वी एक्वायर्ड 80% शेयर इन 2001। We are holding 80% share of that company. 20% are held by minority, जिनको नॉन कंट्रोलिंग पर्सन कहते हैं। तो उनका इस बिजनेस के अंदर कितना स्टेक है
तो हम सिंपली ये कैलकुलेट करते हैं कि आज इस सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने हैं। तो गौर करें, अरसल या जवाद जिनका लेक्चर पहला है कि 150 के नेट एसेट्स हैं सब्सिडरी के, इसमें से 20% माइनॉरिटी के हैं। तो 150 का 20% बनता है 30। तो 30 को हम कहते हैं एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सादा लफ्जों में वो माइनॉरिटी जो बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर रही, उसका इस सब्सिडरी में कितना हिस्सा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ग्रुप में कैसे ऐड होना है, एक बच्चा पूछ रहे हैं, शुएब अरशद। तो मैं आपको अपना नंबर शेयर कर चुका हूँ, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे कि ग्रुप में ऐड करें, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेजूंगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जी जावेद भाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका पहला लेक्चर है तो आपको जाके लेक्चर सुनने पड़ेंगे पिछले। ठीक है जावेद भाई। रेहान आफ्ताब साहब फरमाते हैं कि प्लीज एडजस्ट मी इन क्लास 2, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। रेहान, अरसल, जवाद, जावेद, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं अपने बातों को बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से करूं, बट एक लिमिटेशन तो जरूर है ना कि मैं पिछले 2 लेक्चर को 10 मिनट में रिपीट कैसे कर सकता हूँ। मतलब मैं उसको जस्ट सम अप ही कर सकता हूँ, तो वो आपको लेक्चर सुनने पड़ेंगे। रेहान आफ्ताब, अरे मेरा नंबर है 00321484007 2। नाम तो सुना होगा आप, अंजुम मकसूद नाम है जी मेरा, इस नाम से सेव कर लें। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे। जी नाइला, व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप की। जावेद इकबाल, वो लेक्चर कहाँ मिलेंगे? ये आईसीएमए के पोर्टल पे पड़े होते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपलोड किए हैं कि नहीं किए, ये उनसे पूछ ले। मेरा ख्याल है अपलोड कर दिए होंगे, वो डेली के डेली अपलोड कर देते होते हैं। जी, ये दिबाज बता रहे हैं कि लेक्चर अपलोडेड हैं, तो मेरी न्यू कमर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने तमाम लेक्चर्स सुन लें। 2 लेक्चर सारे थे, 2 लेक्चर हुए थे लास्ट वीक में, उन दोनों लेक्चर को सुन लें, तो आज का लेक्चर जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। जी, हमाद सिद्दीकी लेक्चर अपलोड हो गए हैं, 2 शहादतें मुझे मौसूल हुई हैं लेक्चर अपलोड होने की। अपलोड हो चुके हैं, 3 शहादतें मौसूल हो चुकी जी मुझे। चौथी अहद जुबैर, 4 शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। अब तो ईद मना सकते हैं हम। 5 शहादतें, शाहजेब भी यही कह रहे हैं। जी नाइला, आप इस तरह से करें, आप एक ग्रुप बनाएं, उसमें मुझे ऐड करें, फिर मैं बाकी गर्ल्स को उसमें ऐड कर दूंगा। ये आपका आइडिया अच्छा है कि गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप अलग अलग ही होना चाहिए। ठीक है, तो नाइला आप एक ग्रुप बनाएं जिसमें मुझे ऐड कर लें, बाकी गर्ल्स को मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया? अतीब ने कहा अपलोडेड। यार बस करो, मतलब अब मुझे, जब तक मैं सारी चैट बॉक्स पढ़ ना लूं मैं आगे नहीं चलता होता। मैं ये चाहता हूँ कि किसी बच्चे का क्वेश्चन रह ना जाए,
तो अब इस चैट बॉक्स में सिर्फ आपके क्वेश्चन होने चाहिए, आपस में जो चैटिंग है उसको छोड़ दें। जवाद ने कहा मी टू, क्या याद करवा दिया जवाद आपने। अतीब साहब फरमाते हैं आई, अच्छा क्यू मोबाइल होल्डर फरमाते हैं मेक ऑफिशियल ग्रुप बाय ICMAP। जी मुझे नहीं पता, मैं तो रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अगर आई ऑफिशियल ग्रुप बन जाता तो ज्यादा बेहतर है। अरे वाह, रेहान आफ्ताब कहते हैं कि ये मेरे बहुत बड़े फैन हैं लेकिन इनको मेरा नाम नहीं पता। आहा, वो शख्स जिसके बगैर मुझे नहीं, क्या था, शेर भूल गया मैं। वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, अब उसके बगैर मुझे आराम भी नहीं आता। वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, तो ऐਵੇਂ ही मुझे वो शेर याद आ गया। ठीक है रेहान आफ्ताब, मैं जनाब आप क्या कह सकता हूँ, आपने मुझे मेरी क्लास अटेंड नहीं की और आप कह रहे हैं कि आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू। अरे वाह, मुकर्रर मुकर्रर हो गया, शेर हो गया मुकम्मल। नहीं बच्चों, इफ यू अलाउ मी तो मैं थोड़ा आगे चलूं और मैं आगे चलूं, कुछ और नया पढ़े आज कंसोलिडेशन में। ठीक है बच्चों, पढ़े 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 तो सुने और सुने। बच्चों हमने 5 रूल्स डिस्कस किए थे, कंसोलिडेशन के बेसिक 5 रूल्स डिस्कस किए थे, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने हैं। आप में से खासतौर पे न्यू कमर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने ये रूल्स नहीं लिखे हुए, और इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने रजिस्टर पे नोट फरमा लीजिए। और मैं एक दफ़ा न्यू कमर से एक दफ़ा ये बात करूंगा जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि आप रूल्स के लिए 6 पेजेस छोड़ दें। आपने जो वर्किंग करनी है वो 7वें पेज से करें, पहले 6 पेजेस यू नीड टू स्पेयर इन योर रजिस्टर, जिसके ऊपर आप सिर्फ रूल्स लिखेंगे। उनमें से मैं आपको डेली 2-4 रूल्स लिखवा रहा हूँ, तो अभी हमने सिर्फ 6 रूल्स लिखे हैं, सॉरी 5 रूल्स लिखे हैं हमने। तो डेली मैं इसमें रूल्स में इजाफा करता जाऊंगा, रूल्स आप लिखते जाएंगे। लेकिन आप पहले 6 पेजेस के अंदर अगर आप रूल्स लिख लेंगे ना, तो वो सारे रूल्स एक ही जगह पे कंपाइल्ड हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम में रिवीजन करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो रूल्स को एक ही जगह पे कंपाइल्ड रखें। तो आज हम इस रूल्स में कुछ और चीजों का इजाफा करेंगे, लेकिन पहले हम कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, फिर रूल्स लिखेंगे। ठीक है, ले जी बच्चों, बात कुछ यूं है कि बच्चों जब हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ये बेचने वाले की बुक्स में कितने की है, बल्कि हम देखते हैं कि इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ऐसा ही है ना बच्चों, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि हम कोई भी चीज जब खरीदते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू को देखते हैं, ना कि उसकी बुक वैल्यू को। तो सुने बच्चों, सुने बच्चों, सुने बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन मैंने खुद से किया था,
या वो जो क्वेश्चन जो अभी CI1 आप लोगों ने किया, इनमें से किसी एक क्वेश्चन की अगर बात कर लें, किसी एक क्वेश्चन का डाटा ले लेते हैं। ये क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, हमने वर्किंग टू कैसे की बच्चों, कि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है 180 की, इसके बदले में हमें एक सब्सिडरी मिली जिसके नेट एसेट्स 135 हैं। 135 का 80% हमने अक्वायर किया, तो इसका मतलब है हमारे इससे 108 आया। इट मींस वी पेड 72 मिलियन एज अ गुडविल। ऐसे ही है ना, ये 72 की गुडविल तो सबको समझ आई थी ना, बोले आई थी ना समझ। लेकिन आहत जुबैर बड़ा मसला हो गया कि ये गुडविल तो हमने कैलकुलेट ही गलत की। इस क्वेश्चन की हद तक तो ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट आज हम नया ऐड कर रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि हमने 180 मिलियन पे किया टू अक्वायर दिस सब्सिडरी, और सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने हैं जो हमने अक्वायर की। सब्सिडरी के नेट एसेट्स 100 प्लस 30 प्लस 5 135। लेकिन ये 135 तो बुक वैल्यू है, ये 135 बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है। मैं जो किसी को बताऊं कि मैंने 72 मिलियन की गुडविल पे किया, वो कहेगा यार क्यों इतने पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा पे कर दिए। आपने 180 पे कर दी है उस सब्सिडरी को अक्वायर करने के लिए जिस सब्सिडरी के एसेट्स आपके हिस्से में 108 आए। क्यों आपने 72 मिलियन एक्स्ट्रा पे कर दिया। महंगी चीज खरीद रहे हो आप 108 वाली चीज 180 में खरीद रहे हो, महंगी खरीद रहे हो, 72 मिलियन एक्स्ट्रा दे रहे हो। कोई चीज महंगी खरीद के घर लेके आओगे ना, तो वालिद साहब से डांट पड़ेगी। तो इस कंपनी के एंगल से सोचें, पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इस कंपनी के शेयर होल्डर डायरेक्टर से लड़ेंगे कि भाई इतने 72 मिलियन एक्स्ट्रा क्यों पे किए इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। इस कंपनी में ऐसा क्या था, यू पेड 72 मिलियन एक्स्ट्रा टू एक्वायर दिस सब्सिडरी। तो असल में हम कैलकुलेशन के अंदर एक गलती कर रहे हैं। हाँ, वो वेल रिप्यूट थी नाइला अंद्रीब, यही बात तो हम समझाएंगे उस शेयर होल्डर को। अपने शेयर होल्डर को हम नाइला ये बात समझाएंगे कि इस कंपनी की एक रिप्यूट थी, सो वी हैड टू पे 72 मिलियन एक्स्ट्रा टू एक्वायर द सब्सिडरी। वो ठीक है, लेकिन एक कैलकुलेशन हम बहुत गलत कर रहे हैं। शायद हमें बाद में खुद शर्मिंदगी हो कि हम 72 को जस्टिफाई कर रहे थे कि वी आर पेइंग 72 मिलियन एक्स्ट्रा। वो ये कि ये जो एसेट्स हैं, ये जो एसेट्स हैं, ये जो एसेट्स हैं, इनकी बुक वैल्यू 135 है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि इसकी फेयर वैल्यू 170 हो, 170 हो सकती है फेयर वैल्यू। हम तो बुक वैल्यू ले रहे हैं। और अगर ये 170 होती ना, तो फिर गुडविल यूं कैलकुलेट ना होती। फिर गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट है 180 की, लेस 170 का 80%। वी अक्वायर्ड अ सब्सिडरी जिसके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू। दोबारा एक एक लफ्ज पे गौर करें। हमने जिस सब्सिडरी को अक्वायर किया उस सब्सिडरी के नेट एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू। बुक वैल्यू तो 135 थी, लेकिन फेयर वैल्यू हो सकता है 170 हो। और 170 हो, 170 का 80% बनता है 136। तो पता चला कि हमने गुडविल पे तो की है। वही नाइला बात आपकी कि रिप्यूट तो है, गुडविल तो पे किया, लेकिन गुडविल तो सिर्फ 44 पे की है। तो हम तो शेयर होल्डर को गलत बता रहे थे कि गुडविल 72 की है। देखे ना, शेयर होल्डर का 72 पे गुस्सा कुछ और होगा, 44 पे गुस्सा कुछ और होगा। अगर मैं शेयर होल्डर को बताऊं, अपने शेयर होल्डर को कि वो ये पेड 72 मिलियन एक्स्ट्रा टू एक्वायर द सब्सिडरी, तो शेयर होल्डर का गुस्सा कुछ और होगा कि आपने 72 मिलियन एक्स्ट्रा पे कर दिया। लेकिन अगर मैं उनको ये बताऊं कि नहीं 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 नहीं, 72 मिलियन पे नहीं किया, हमने जो सब्सिडी एक्वायर किया उसके नेट एसेट्स की बुक वैल्यू तो छोड़े, उसकी फेयर वैल्यू 170 है, और 170 का 80% के हम मालिक बने हैं, तो हम 136 के मालिक बने हैं। सो वी
didn't pay 72 million extra, we paid just 44 million extra. अब डांट कम पड़ेगी अब्बू से, 72 बताते तो डांट ज्यादा पड़ती। वो डांट को हमने जस्टिफाई करना है कि उस सब्सिडरी की गुडविल थी, रिप्यूट थी, फलां था, सो वी हैड टू पे एक्स्ट्रा। वो हमने जस्टिफाई करना है, लेकिन आप पहले अमाउंट तो सही बताए ना शेयर होल्डर को कि आपने कितनी गुडविल एक्स्ट्रा पे की है। सो वी पेड 44 मिलियन। ये तो मैंने एज्यूम किया कि फेयर वैल्यू 170 है, हो सकता है फेयर वैल्यू ज्यादा हो। जी हम आप यही तो बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू इससे भी ज्यादा हो सकती है। फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू। जी जावेद इकबाल, अगर थोड़ी देर को मैं फिर एज्यूम करूं कि फेयर वैल्यू 170 नहीं 190 है, तो बात कहीं और चली जाएगी। 190 का 80% तो 152 है अगर, तो इट मींस गुडविल इज जस्ट 28। तो इसका मतलब ये हुआ, अब 3 एग्जांपल हमारे सामने है। मैं बुक वैल्यू लेता तो गुडविल थी 72, मैं फेयर वैल्यू अगर 170 होती सब्सिडरी की तो गुडविल कुछ और 44 है, और अगर फेयर वैल्यू 190 है तो गुडविल कुछ और है 28 है। आप गौर कर रहे हैं कि जो जो फेयर वैल्यू बढ़ रही है गुडविल कम हो रही है। तो जब तक आप सब्सिडरी के एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं करेंगे, गुडविल सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप सही तरीके से गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हमाद और जावेद और बाकी तमाम स्टूडेंट्स, सब्सिडरी के एसेट्स की फेयर वैल्यू कैलकुलेट किए बगैर गुडविल अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल गलत है। लेस भी हो सकती है फेयर वैल्यू, हम आज सिद्दीकी इसकी बात भी करेंगे, आज ही करेंगे इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। ठीक हो गया बच्चों? तो जब तक फेयर वैल्यू भी मार्केट वैल्यू डिटरमिन नहीं करेंगे, हम गुडविल गलत कैलकुलेट कर रहे होंगे। हसीब, सेल करते वक्त तो फेयर वैल्यू देखेंगे ही, लेकिन परचेज करते वक्त भी फेयर वैल्यू देखेंगे आप। परचेज करते वक्त भी फेयर वैल्यू देखेंगे। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। हम कभी किसी मॉल में जाते हैं ना और शूज के ऊपर सेल लगी होती है, 10,000 रुपए का शूज है और 50% सेल लगी हुई है, तो 5,000 का हम बड़ा खुशी खुशी खरीद लेते हैं। ले यार 50%, 5,000 की बचत है, 5,000 का खरीद के आ गए। आपने किस प्राइस को देख के कहा कि बचत हुई है? आपने 10,000 को देख के कहा कि उसकी प्राइस बुक में लिखी हुई थी, लिस्ट पे लिखी हुई थी, माथे पे लिखी हुई थी 10,000, बट वी पेड ओनली 5,000, सेल पे हमने खरीदा। बाद में किसी ने बताया, और भाई तुम्हें दुकानदार ने बेवकूफ बनाया, ये चीज तो है ही 3,000 रुपए की, इसकी मार्केट वैल्यू तो है ही 3,000 रुपए की। तो आपको पता चला, ओहो मैं तो समझता था फायदा हुआ है, ये तो नुकसान हो गया। तो असल में मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तक आप किसी जो चीज खरीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन ना कर लें, आपको ये समझ नहीं आएगी कि आपने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं कि एक्स्ट्रा नहीं दिए, मतलब फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। Until unless you know fair value of asset acquired, जो भी एसेट आप खरीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पता होनी चाहिए। हसीब, आपका क्वेश्चन था कि सेल करते वक्त देखनी चाहिए फेयर वैल्यू, तो मेरा जवाब ये है कि परचेज करते वक्त भी फेयर वैल्यू देखनी चाहिए, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा चीज हमने महंगी खरीदी है कि सस्ती खरीदी है। ठीक है, तो पहले मुझे लग रहा था मैंने 72 मिलियन महंगी खरीदी है, अब मुझे लग रहा है नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ 28 मिलियन महंगी खरीदी है, 28 मिलियन एक्स्ट्रा पे किया है, विच इज गुडविल। जी हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं। हसीब, आप खुल के पूछें, आपके माइंड में क्या चल रहा है, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, चलें, हसीब साहब को समझ आ गई।
सब्सिडरी कंपनी रिवैल्यूएशन के करके क्यों सेल नहीं कर रही? अतीब का क्वेश्चन क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। सब्सिडरी रिवैल्यूएशन करके सेल क्यों नहीं कर रही? सब्सिडरी की मर्जी। अतीब और बाकी तमाम बच्चों मुझे एक बात का जवाब दें, क्या आपने इससे पिछले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में IAS 16 पढ़ा हुआ है ना? IAS 16 सबने पढ़ा हुआ है। रीवैल्यूएशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन सबने पढ़ा हुआ है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या किसी भी कंपनी छोड़ दे पेरेंट को, सब्सिडरी को, कंसोलिडेशन के कंसेप्ट को छोड़ दें, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब दें कि क्या IAS 16 के मुताबिक हर कंपनी को अपने एसेट को रीवैल्यू करना लाजमी है कि ऑप्शनल है? एसेट को रीवैल्यू करना लाजमी है कि ऑप्शनल है? अतीब ने कहा ऑप्शनल है, कामरान ने कहा ऑप्शनल है, शर्जील ने कहा ऑप्शन है। ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल, बड़े बच्चों का आंसर आ गया। इसका मतलब है सबको ये बात पता है कि ऑप्शनल है। अरे वाह। अब्दुल्ला तारिक कहते हैं लाजमी है। नहीं अब्दुल्ला तारिक, ऑप्शनल है। आप अपने एसेट को रीवैल्यू करें या ना करें, IAS 16 ये चॉइस देता है। किसी भी एसेट को रीवैल्यू करना लाजमी नहीं है। IAS 16 ऑप्शन देता है कि आप कॉस्ट मॉडल यूज करें, भले रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करें, इट इज ऑप्शनल। तो हम सब्सिडरी को अक्वायर कर रहे हैं, हम सब्सिडरी को अक्वायर कर रहे हैं। सब्सिडरी ने अपने एसेट को अगर रीवैल्यू कर लिया हुआ है तो वेल एंड गुड, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर अपने सब्सिडरी ने अपने एसेट्स को रीवैल्यू नहीं किया तो बच्चों यहां गोल्डन वर्डिंग है, सुन लीजिएगा। सब्सिडरी अपने एसेट्स को रीवैल्यू करें या ना करें उसकी मर्जी है। सब्सिडरी अपने एसेट्स को रीवैल्यू करे या ना करे उसकी मर्जी है। लेकिन पेरेंट को ये हुक्म दिया जा रहा है IFRS 3 के मुताबिक, हम पढ़े IFRS 3 है अभी। IFRS 3 के मुताबिक पेरेंट को हुक्म दिया जा रहा है कि आप सब्सिडरी के एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन करें, यानी कि रीवैल्यू लाजमी करें। अगर ना किया तो गुडविल ठीक नहीं आएगी। तो सब्सिडरी अपने एसेट को रीवैल्यू करे ना करे उसकी मर्जी। IAS 16 ने उसको खुली छूट दी हुई है, लेकिन पेरेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है IFRS 3 कंसोलिडेशन करते वक्त। और IFRS 3 पेरेंट को कह रहा है कि आप पर लाजिम है कि आप सब्सिडरी के एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन करें, उसको रीवैल्यू करें। ठीक है अतीब, ये बात क्लियर हो गई। तो सब्सिडरी अपने एसेट्स को अगर ऑलरेडी रीवैल्यू कर चुकी है तो फिर ठीक है, हमें मसला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अपने सब्सिडरी ने अपने एसेट्स को रीवैल्यू नहीं किया हुआ तो इट इज मैंडेटरी फॉर पेरेंट टू रीवैल्यू एसेट्स ऑफ सब्सिडरी टू कैलकुलेट गुडविल। अदरवाइज गुडविल जो कैलकुलेट की जाएगी वो गलत होगी। जी, इज एवरीथिंग क्लियर? अतीब, आर यू क्लियर? That's fine. Okay. जवाद, आपने ना चूंकि पहला और सेकंड लेक्चर नहीं लिया तो आपके इस क्वेश्चन पे आपको खुली माफी है। इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आपको सजा नहीं दूंगा मैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन पे सजा होती। ये जो लेक्चर 1 और 2 पढ़ने के बाद किसी ने ये क्वेश्चन पूछा होता ना कि पेरेंट की गुडविल क्या है, तो मैं इसके ऊपर क्या सजा दे सकता था, वैसे सोचे ना। लेकिन आपको 7 खून माफ है, आपका पहला लेक्चर है। बच्चों हम कौन सा IAS पढ़ रहे हैं? हम कौन सा IAS पढ़ रहे हैं बच्चों? भूल गया मैं IAS। कौन सा IAS है ये? डू यू रिमेम्बर? ये कंसोलिडेशन करना IFRS 3 की रिक्वायरमेंट है।
हसीब ने कहा IFRS 10, एक बच्चे ने तो कमाल कर दिया, IS 10 कह दिया उसने। अरे वाह, IS 1, नाइला IS 3, IFRS 3, जैन तारिक IFRS 10। अच्छा, तो बच्चों जरा IS के ना नाम भी सुन लें और कनेक्शन याद रखें। आल्दो कि आपके सिलेबस में IFRS के नाम याद करना जरूरी नहीं होते, लेकिन पता होना बेहतर होता है। बच्चों ये जो पढ़ रहे हैं ना कंसोलिडेशन करना, ये IFRS 10 की रिक्वायरमेंट है। कंसोलिडेशन करनी है या नहीं करनी, ये रिक्वायरमेंट है IFRS 10 की। लेट मी शो यू हियर। एक है IFRS 10, इसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम IFRS 10 पढ़ रहे थे मेरी इस डिस्कशन से पहले, लेकिन जो फेयर वैल्यू वाली बात की ना, ये IFRS 3 शुरू हो गया। IFRS 3 किस चीज की IS है? ये है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। इसमें सिंपली मैं वन वर्ड में अगर बात समझाऊं तो ये गुडविल कैलकुलेट कैसे होनी है, इस IS में ये पढ़ते हैं। हाउ वी कैलकुलेट गुडविल, दिस इज IFRS 3। तो IFRS 3 बताता है गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए रीवैल्यूएशन करना जरूरी है, ये IFRS 3 का रूल है। ठीक है, तो अब आप अपने रूल्स के पेजेस पे आ जाएं बच्चों, रूल्स के पेजेस पे आ जाएं और यहाँ पे रूल नंबर 5 के बाद एक छोटी सी लाइन लगाएं और नीचे हेडिंग दें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ये IFRS 3 के रूल्स हैं। देखें IFRS 3 और 10 का कनेक्शन क्या है। IFRS 10 कहता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएं, लेकिन IFRS 3 बताता है कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करना इतना टेक्निकल एरिया है जिसके ऊपर एक पूरा IFRS बनाया गया है। ठीक है, ले जी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की हेडिंग दें और उसमें हम पहला रूल लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और साथ लफ्ज लिख लें, एड एक्विजिशन। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट एक्विजिशन। if fair value of subsidiaries assets at acquisition is different from carrying amount। carrying amount का मतलब होता है बुक वैल्यू। if fair value of subsidiary asset at acquisition is different from carrying amount, adjustment will be made in equity of subsidiary at acquisition date
जी जवाब बिल्कुल बिल्कुल आपने गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा। बुक वैल्यू को साल्वेज वैल्यू नहीं कहते, साल्वेज वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू को कहते हैं। रिटन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू ये एक चीज है। साल्वेज वैल्यू तो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। जवाब सॉरी टू से ये कंसेप्ट गलत है। बच्चों अब मैं जो रूल लिख रहा हूं ना, इस रूल को समझाने के लिए साथ साथ मैं ना आपको वर्किंग करके दिखाता हूं, ताकि वर्किंग देखकर आपको रूल आसानी से समझ आ जाए। एक एग्जांपल लेते हैं। हमें एक बैलेंस शीट दी जाती है पेरेंट की और सब्सिडरी की, और उसमें इक्विटी बताई जाती है 100, 20 और 10। हम वर्किंग 1 करते हैं, इक्विटी ऑफ सब्सिडरी। 2 कॉलम बनाते हैं, एक कैट एक्विजिशन का और एक कैट रिपोर्टिंग का। तो आज उसकी जो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग जो है वो 120/10 है। और क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन गिवन है, एट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ एस वाज 2 मिलियन। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं रिटेनिंग एट एक्विजिशन में 2 मिलियन लिखूंगा, शेयर कैपिटल 100 पूरा, 20 पूरा, सिर्फ रिटेनिंग को मैंने 2 मिलियन लिख दिया। ऐसे ही करूंगा ना बच्चों। और फिर मैं इसके मुताबिक वर्किंग नंबर 2 कैलकुलेट करूंगा गुडविल की, और गुडविल में इन्वेस्टमेंट लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट की कुछ भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 140 लेस, यहाँ जो वर्किंग 1 के कॉलम 1 में अमाउंट आएगी उसको मैं ले जाऊंगा। ऐसे ही बच्चों। P holds 80% shares of S। जी बच्चों मेरी बात सुन रहे हैं? अब इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और ऐड करते हैं, इंफॉर्मेशन नंबर 2। आर यू लिसनिंग? हेलो, आर यू लिसनिंग? ओके, इंफॉर्मेशन नंबर 2। ठीक है, थैंक यू जनाब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। इंफॉर्मेशन नंबर 2 ऐड करता हूं, एट एक्विजिशन fair value of subsidiaries assets was equal to book value या कैरिंग वैल्यू। तो बच्चों ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सुने, हमने ये जो पहला क्वेश्चन लास्ट वीक में किया था, ये ऊपर नजर आ रहा है आपको, और एक वो क्वेश्चन जो आज आपने किया है CI1 के नाम से। इन दोनों क्वेश्चन में हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो नहीं की थी, तो इसका मतलब है कि वो हमारे क्वेश्चन गलत थे? नहीं, वो क्वेश्चन गलत नहीं थे। असल में उसमें एज्यूम्ड ये था कि जो उसकी फेयर वैल्यू है वही बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। जब क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं बताई जाएगी, बुक वैल्यू नहीं बताई जाएगी, मतलब ये नहीं बताया जाएगा कि फेयर वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू, वी विल एज्यूम कि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो हमारा जो CI1 था या लास्ट वीक वाला क्वेश्चन था, वो उस हिसाब से ठीक थे कि उसमें हम ये कंसिडर कर रहे थे कि फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, डिफरेंट है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है, एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडियरीज एसेट वाज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। ठीक हो गया बच्चों? तो अब इसका मतलब है मैं यहाँ पे टोटल कर सकता हूँ 122, और अकॉर्डिंगली मैं गुडविल कैलकुलेट कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? क्लियर?
मगर ये कहा जा रहा है एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज एसेट वाज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। अगर मैं कहूं कि इसमें एक लाइन ये भी लिखी हुई है वाज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू एक्सेप्ट लैंड whose fair value is $10 million higher than book value, carrying value। तो फिर क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से मैं करने लगा था। अब मुझे यहाँ पे वर्किंग वन में एक रो ऐड करनी पड़ेगी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के हवाले से। 10 मिलियन की फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है। अच्छा, वैसे क्वेश्चन की वर्डिंग देखें, उसने नहीं बताया कि फेयर वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है। मतलब पता नहीं, हो सकता है बुक वैल्यू 50 हो तो फेयर वैल्यू 60 होगी, बुक वैल्यू 40 हो तो फेयर वैल्यू 50 होगी, बुक वैल्यू 25 हो तो फेयर वैल्यू 35 होगी। हमें ना बुक वैल्यू पता है ना फेयर वैल्यू पता है, बस इतना बता रहा है कि फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से 10 मिलियन ज्यादा है। बस ना बुक वैल्यू पता है ना फेयर वैल्यू पता है, बस इन दोनों का डिफरेंस पता है कि 10 मिलियन है। फेयर वैल्यू इज हायर देन बुक वैल्यू। तो याद करें IAS 16 में आपने रिवैल्यूएशन की एंट्री पड़ी हुई है एसेट डेबिट, revaluation reserve credit and revaluation reserve is credited in equity। तो equity बढ़ जाती है, तो अब मैं equity 10 मिलियन से बढ़ा दूंगा, तो equity का टोटल एट एक्विजिशन बनेगा 100 और 120 122। अदरवाइज 122 बनता अगर रिवैल्यूएशन ना करते, तो अब 132 बन रहा है। ठीक है बच्चों, और गुडविल की तरफ आए, इन्वेस्टमेंट 132 में 132 इन्वेस्टमेंट है 140 के, 132 का 80% दूंगा। अगर मैं रिवैल्यूएशन ना करता तो मैं 132 के बजाय क्या लिख रहा होता, 122। तो 122 का 80% लेता तो गुडविल कुछ और आती, और वो जो गुडविल आती वो गलत होती। IFRS 3 हमसे यही चाहता है कि अगर आप गुडविल ठीक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सब्सिडरी के एसेट्स को रिवैल्यू लाजमी करें। कर दिया। अब गुडविल कैलकुलेट करें, 132 का 80%, now 105.6, so it means कि goodwill is 140 minus this is equal to 34.4. This is goodwill. Got it? You got it? तो हम वर्किंग वन में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि इक्विटी सही कैलकुलेट हो, इक्विटी सही कैलकुलेट हो तो गुडविल सही कैलकुलेट हो। मैं दोबारा अब रूल की वर्डिंग पढ़ता हूं, अब एक एक लफ्ज समझ आना चाहिए। एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ एस एसेट। अच्छा, ये तो सॉरी क्वेश्चन की वर्डिंग है, मैं आपको रूल की वर्डिंग दिखाता हूं। If fair value of subsidiaries assets at acquisition is different from carrying value, fair value का different है, adjustment will be made in कौन सी equity, equity of subsidiary, कौन सी वाली equity, equity reporting date वाली कि acquisition date वाली, equity of subsidiary at acquisition date। ओ हसीब क्या कह रहे हो, गुडविल इंक्रीज नहीं करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ हसीब, अभी थोड़ी देर पहले मैं जब एग्जांपल दे रहा था ना पिछले पेज के ऊपर जाके, तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि फेयर वैल्यू जितनी बढ़ती है ना एसेट्स की, गुडविल उतनी कम होती है। आप क्या कह रहे हो कि लैंड की फेयर वैल्यू बढ़ाने से गुडविल बढ़ाएंगे? नहीं, गलत कह रहे हो, उलट कह रहे हो। लैंड की वैल्यू या किसी भी एसेट की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी गुडविल उतनी कम होगी। हाँ, अच्छा बच्चों, मैं दोबारा ये रूल
एडजस्टमेंट विल बी मेड इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट। में ब्रैकेट में ना एक हिंट के तौर पे एक बात लिखने लगा हूं कि कॉलम 1 ऑफ वर्किंग 1, इक्विटी ऑफ सब्सिडरी मतलब वर्किंग 1, एट एक्विजिशन डेट मतलब वर्किंग 1 का कॉलम 1। तो हमने एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, इस रूल को दोबारा पढ़ लें और समझ लें। हमने वर्किंग 1 के कॉलम 1 में एडजस्टमेंट करनी है। कब? जब भी फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से डिफरेंट होगी। सब्सिडरी के एसेट्स की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू डिफरेंट होगी तो एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे? वर्किंग 1 के कॉलम 1 में। इक्विटी ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट। अब्दुल्ला अहमद जरा ना मेरे पीछे पीछे चलें, मेरे आगे चलेंगे ना तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। जो बात कर रहा हूं उसको पहले हजम करें, पीछे पीछे चलें। फैसल सेम टू यू। पीर साहब के पीछे पीछे चलते हैं, ठीक है, आगे ना चलें। हाँ तो सुनते जाएं, तो सुने। हम एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे? वर्किंग 1 के कॉलम 2 में। चले, सॉरी कॉलम 1 में, वर्किंग 1 के कॉलम 1 में। अब बच्चों क्वेश्चन में इस लैंड के बारे में ये नहीं बताया जा रहा कि ये लैंड क्या सब्सिडरी के पास आज भी है कि नहीं। क्या ये लैंड सब्सिडरी के पास आज भी है? तो क्या एज्यूम करेंगे? क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बताया। एक्विजिशन पे 3 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले सब्सिडरी को एक्वायर किया था, 10 साल पहले एक्वायर किया था, पता नहीं कब एक्वायर किया था। जब भी एक्वायर किया था उस वक्त तो ये लैंड की फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा थी। बट माय क्वेश्चन इज नाउ कि क्या ये लैंड सब्सिडरी के पास आज भी है? तो क्या एज्यूम करेंगे? हाँ सलीम, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये एसेट है, क्योंकि ये फिक्स एसेट है ना। तो फिक्स एसेट साल हर साल चलते हैं, कई कई साल तक कंपनी के पास रहते हैं। और अगर ये सब्सिडरी के पास लैंड आज भी है तो मेरा अब आपसे एक मासूमाना क्वेश्चन है, वसीम बदामी की तरह एक मासूमाना क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या हो सकता है सब्सिडरी ने इस एसेट को, लैंड को खुद से रीवैल्यू कर लिया हो एज पर IAS 16? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि सब्सिडरी ने इस लैंड को खुद से रीवैल्यू कर लिया हो। ले जी, मैं एज्यूम करता हूं कि हमने सब्सिडरी को अक्वायर किया था एट एक्विजिशन, ये बात है 2012 की। आज जब बैलेंस शीट बनाई जा रही है तो 2020 है, 8 साल हो गए, 8 साल हो गए सब्सिडरी को एक्वायर किए हुए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या इन 8 सालों में सब्सिडरी ने इस लैंड को रीवैल्यू किया होगा कि नहीं किया होगा? सोचें, सोचें। क्या सब्सिडरी ने इस लैंड को पिछले 8 सालों में रीवैल्यू किया होगा? अब्दुल्ला कहते हैं किया होगा, शान कहते होंगे, कहते हैं नहीं। अब ये नाइला कहती है किया होगा, अब आहद जुबैर कहते हैं डिपेंड करता है पेरेंट पे। रबिया और नाइला, पहले राबिया सुन लें। राबिया, एक बार जो हमने रिवैल्यूएशन कर ली तो बार बार रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी एज पर IAS 16 के मुताबिक। ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन एज पर IAS 16 रिवैल्यूएशन की किसने है? किसी ने की नहीं। किसने किया बताएं? क्या सब्सिडी ने अपने एसेट को एज पर IAS 16 रिवैल्यू किया? रबिया से मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि रबिया का जवाब बड़ा अच्छा था। तो रबिया बताए ना, क्या सब्सिडी ने 2012 में क्या अपने एसेट्स को रिवैल्यू किया था? एज पर IAS 16 नहीं किया था। वो तो हमने, पेरेंट ने,
हमने रीवैल्यू किया था सब्सिडरी के एसेट को ताकि गुडविल सही आ जाए। अच्छा रबिया, एक और मजे की बात, बच्चों सब बच्चों इस बात को सुने, यू विल एंजॉय इट। ये जो 10 मिलियन की रिवैल्यूएशन हमने यहाँ शो करवाई वर्किंग वन के कॉलम 1 में, ये पेरेंट की बुक्स में इसकी एंट्री पास हो रही है कि सब्सिडरी की बुक्स में? ये पेरेंट की बुक में एंट्री पास हो रही है कि सब्सिडरी की बुक में? अब्दुल्ला कहते हैं पेरेंट, नाइला कहती हैं पेरेंट, आहद जुबार कहते हैं पेरेंट, और कोई जवाब है तो बता दें। 3 बच्चों ने कहा कि पेरेंट की बुक्स में ये रिवैल्यूएशन की एंट्री पास हो रही है। फैसल भी कहते हैं पेरेंट। Now listen carefully. I tell you the right answer. चौधरी साहब कहते हैं कि सब्सिडरी की बुक्स में है। Now listen carefully. I'm telling you the right answer. जिसने कहा पेरेंट की बुक्स में, उसने गलत कहा। जिसने कहा सब्सिडरी की बुक्स में, उसने भी गलत कहा। ये एंट्री किसी की बुक्स में नहीं हो रही। कंसोलिडेशन करना एक मेमोरेंडम वर्किंग है। कंसोलिडेशन करना मेमोरेंडम वर्किंग है। मेमोरेंडम वर्किंग किसे कहते हैं? ऐसी वर्किंग जिसका डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से कोई ताल्लुक ना हो, जैसे बीआरएस बनती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जैसे सब्सिडरी लेजर बनते हैं, फैक्ट्री लेजर बनते हैं। ऐसी वर्किंग जिसका जर्नल से, लेजर से, ट्रायल से कोई ताल्लुक ना हो, उसको कहते हैं मेमोरेंडम वर्किंग। ये बच्चों कंसोलिडेशन कौन कर रहा है? पेरेंट। कब कर रहा है? अपनी बैलेंस शीट बनाने के बाद। पहला लेक्चर भूल गए आप? पेरेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुका, सब्सिडरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुका। अब पेरेंट का अकाउंटेंट आईएफआरएस 10 के कहने पे इन दोनों को कंसोलिडेट कर रहा है, हवा में कंसोलिडेट कर रहा है। मेमोरेंडम वर्किंग है ये, किसी के लेजर में अकाउंटिंग एंट्रीज पास नहीं हो रही। कंसोलिडेशन इज अ मेमोरेंडम वर्किंग। हम डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज में बात जरूर कर रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन करते वक्त, लेकिन कीप इन माइंड ये एंट्री किसी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रही। ये आप अगर वो पहले लेक्चर की पहली बात को सुन लेना, अगर समझ लें, तो ये मसला हल हो जाना था कि पेरेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुका है, सब्सिडरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुका है, एंड वी आर गोइंग टू कंसोलिडेट देम। तो दोनों की बुक्स तो क्लोज हो चुकी हैं, तो एंट्री तो किसी की बुक्स में नहीं हो रही है। ये तो सारी मेमोरेंडम वर्किंग है, हवा में बातें हो रही हैं, रफ वर्किंग है ये मेमोरेंडम वर्किंग। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं बच्चों, यू विल बी वेरी मतलब अनबिलीवेबल होगा आपके लिए ये चीज को कंसिडर करना कि गुडविल दोनों में से किसी के लेजर में शो नहीं होती। क्या पेरेंट के लेजर में या ट्रायल में गुडविल शो होगी? नेवर, नॉट एट ऑल। क्या सब्सिडरी के लेजर में या कहीं ट्रायल में गुडविल शो होगी? नॉट एट ऑल। पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। नहीं यकीन तो क्वेश्चन देख लें, जो हमने क्वेश्चन किया था ये देखें। पेरेंट की बैलेंस शीट आपके सामने है, इन्वेस्टमेंट इन एस नजर आ रही है। पेरेंट की बैलेंस शीट में कोई गुडविल नजर आती है? नहीं। सब्सिडरी की बैलेंस शीट में कोई गुडविल नजर आती है? बिल्कुल नहीं। गुडविल कहां नजर आती है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो पेरेंट की अपनी बुक्स में गुडविल की कोई अकाउंटिंग नहीं होती, सब्सिडरी की अपनी बुक्स में गुडविल की कोई अकाउंटिंग नहीं होती। ये गुडविल तो कंसेप्ट ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज मेमोरेंडम वर्किंग। तो बात कहां से चली थी और कहां पहुंच गई, मैं आपको सिर्फ ये याद करवा दूं कि ये 10 की रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट किसी की बुक्स में नहीं हो रही, ये कंसोलिडेशन पर्पस के लिए की जा रही है, मेमोरेंडम वर्किंग। लेकिन चलें, ये बात तो मैंने कर दी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं अपने उस ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूं जिसमें नाइला और राबिया ने ये कहा था
कि सब्सिडरी ने अपने एसेट्स को कभी ना कभी रीवैल्यू किया होगा दोबारा 8 साल में. We acquired subsidiary 8 years before. Now my question is that whether subsidiary revalued its land after acquisition. तो आपने काफी बच्चों ने कहा हाँ किया होगा, काफी ने कहा नहीं किया होगा. तो बच्चों इसका जवाब सुने. अगर सब्सिडरी ने अपनी लैंड को रीवैल्यू किया होता तो सब्सिडरी की इक्विटी में नजर आता, रीवैल्यूएशन रिजर्व नजर आता. लेकिन सब्सिडरी की इक्विटी आपको क्वेश्चन पेपर पे क्या नजर आ रही है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग. देयर इज नो रीवैल्यूएशन रिजर्व टुडे. आज 2020 की बैलेंस शीट देख रहे हैं आप. देयर इज नो रीवैल्यूएशन रिजर्व टुडे. It means subsidiary has not revalued this land yet. सब्सिडरी ने आज तक इस एसेट को रीवैल्यू नहीं किया. हसीब अगेन एक बहुत लूज कंसेप्ट आपने बोल दिया. लैंड अगर एग्जिस्ट करती है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग में जा ही नहीं सकता सारा का सारा. रीवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग में जाता है हर साल, लेकिन पूरी लाइफ के दौरान जाता है. और रीवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग में कब जाता है? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की शक्ल में. लैंड तो डेप्रिसिएट नहीं होती भैया. ठीक है, चले जी, बातें बहुत लंबी हो गई. मैंने 2 बातें की हैं, दोनों बातों को रिपीट करता हूं. रबिया, मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया. जो आपका गलत जवाब था उसको ठीक कर लें. मैंने बच्चों 2 बातें की हैं कि इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया जा रहा इंफॉर्मेशन नंबर 2 में कि क्या ये लैंड सब्सिडरी के पास आज भी है. हम एज्यूम करेंगे हाँ आज भी है. फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि क्या सब्सिडरी ने इस लैंड को आज तक रीवैल्यू किया? नहीं किया. अगर रीवैल्यू किया होता तो उसका रीवैल्यूएशन रिजर्व नजर आता. तो अगर सब्सिडरी ने इस लैंड को अभी तक होल्ड किया हुआ है और इसको रीवैल्यू नहीं किया, यानी कि लैंड अभी भी है सब्सिडरी के पास लेकिन उसने रीवैल्यू नहीं किया, तो बच्चों सिर्फ एक बात करने के लिए इतनी लंबी कहानी कि हम ये 10 की एडजस्टमेंट कॉलम 2 में भी करेंगे. 2 का मतलब, कॉलम 2 का मतलब रिपोर्टिंग डेट आज. ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट खाली कॉलम 1 में नहीं, कॉलम 2 में भी होगी. कॉलम 2 में भी होगी. जी बच्चों, क्लियर? लेकिन राबिया कहती है आपकी आवाज ही खत्म हो गई थी. हमको फरियाद करनी आती है, आप सुनते नहीं तो क्या कीजिए, क्या करें, हम बार बार रिपीट करें बातों को? तो सुने मेरी बात. राबिया, मैं एक और एंगल से बात करूंगा, पिछली बात भी इसमें कवर हो जाएगी. तो सुने बच्चों, अगर मैं कहूं कि सब्सिडरी के पास ये लैंड अब नहीं है, तब थी अब नहीं है, नाइला इसका मैं क्या जवाब दूं? तो सुने मेरी बात, सुने. ये लैंड सब्सिडरी को जब हमने अक्वायर किया था 2012 में, तो ये लैंड सब्सिडरी के पास तब थी, आज ये लैंड नहीं है. अगर क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि सब्सिडरी ने इस लैंड को 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में कभी बेच दिया था, तो बच्चों वर्किंग वन के कॉलम 1 में एडजस्टमेंट तब भी होगी. कॉलम 1 में तो होगी क्योंकि एक्विजिशन के वक्त तो थी ना लैंड. क्या बात है मोहम्मद सलीम, छा गए आप. लेकिन लिसन अगेन, कॉलम 1 में एडजस्टमेंट फिर भी होगी, हालांकि वो लैंड आज नहीं है सब्सिडी के पास. क्यों करेंगे? क्योंकि एक्विजिशन डेट पे तो थी.
हाँ, हम कॉलम 2 में कोई एडजस्टमेंट अब नहीं करेंगे। हम कॉलम 1 में तो एडजस्टमेंट करेंगे, कॉलम 2 में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। कब? जब सब्सिडरी ने इस लैंड को बाद में सब्सिक्वेंटली सेल कर दिया। सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में। मैं रिपीट कर रहा हूं इसी कंसेप्ट को, लेकिन दूसरे एंगल से। सब्सिडरी के पास लैंड तब भी थी, आज भी है, लेकिन सब्सिडरी ने बाद में IAS 16 को फॉलो करते हुए इस लैंड को खुद से रीवैल्यू कर लिया हो, तो बच्चों कॉलम 1 में तो एडजस्टमेंट मैं फिर भी करूंगा, क्योंकि उसने एट एक्विजिशन तो नहीं किया था, बाद में किया। लेकिन कॉलम 2 में एडजस्टमेंट मैं नहीं करूंगा। तो सुने, कॉलम 2 में हम एडजस्टमेंट कब कब नहीं करेंगे। हम कॉलम 2 में एडजस्टमेंट दो सूरतों में नहीं करेंगे। या सब्सिडरी ने इस एसेट को सब्सिक्वेंटली सेल कर दिया हो, या सब्सिडरी ने इस एसेट को सब्सिक्वेंटली सेल कर दिया हो, या सब्सिक्वेंटली सब्सिडरी ने इस एसेट को सेल कर दिया हो, या सब्सिक्वेंटली सब्सिडरी ने इस एसेट को खुद से रीवैल्यू कर लिया हो। इन दोनों में से कोई एक काम हो जाए तो हम वर्किंग 1 के पहले कॉलम में तो एडजस्टमेंट करेंगे, दूसरे कॉलम में नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों। अगर सब्सिडरी ने इस एसेट को सब्सिक्वेंटली सेल कर दिया या खुद से रीवैल्यू कर दिया, वी डू नॉट नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट इन वर्किंग 1 कॉलम 2। ठीक है, तो अब मैं इसका रूल लिखूंगा ना जब, तो फिर ज्यादा मजा आएगा। इसी जगह पे रूल नंबर 2, हमने रूल नंबर 1 लिखा था, रूल नंबर 2 की बारी आ गई। सेम एडजस्टमेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन इफेक्ट। ये डेप्रिसिएशन इफेक्ट क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं। will also be made in equity of subsidiary at reporting date। बच्चों लफ्ज दोबारा पढ़ें, equity of subsidiary at reporting date, यानी कि कौन सी कॉलम की बात हो रही है, कॉलम 2 ऑफ वर्किंग 1। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कॉलम 2 of working number 1। The same adjustment after depreciation effect will also be made in equity of subsidiary at reporting date, यानी कि वर्किंग 1 के कॉलम 2 में भी। लेकिन शर्त क्या है, if subsidiary still holds such asset and it has not revalued such asset। बच्चों डेप्रिसिएशन के अलावा इस रूल का एक एक लफ्ज समझ आ गया आपको? अगर सब्सिडरी के पास ये एसेट आज भी है और सब्सिडरी ने इस एसेट को रिवैल्यू नहीं किया, तो वर्किंग 1 के सेकंड कॉलम में भी एडजस्टमेंट होगी। यू गॉट इट? ठीक है, ठीक हो गया। चलो अब बच्चों इस पूरे क्वेश्चन में ना एक चेंज करता हूँ, रूल तो वही है, क्वेश्चन में एक चेंज करता हूँ। बच्चों आई नीड योर अटेंशन प्लीज।
यहाँ पे अगर मैं बात करूं एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडियरी एसेट वाज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट लैंड के बजाय प्लांट कर दूं उस फेयर वैल्यू इज 10 मिलियन हायर देन बुक वैल्यू, तो क्या होगा बच्चों? तो 10 मिलियन यहाँ तो ऐड होगा वर्किंग वन के कॉलम 1 में, लेकिन यहाँ कॉलम 2 में अब इतनी बात सिंपल नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा। अब रूल की वर्डिंग दोबारा देखें, सेम एडजस्टमेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन इफेक्ट। हाँ, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा। बच्चों जरा क्वेश्चन की वर्डिंग देखें, कितने साल पहले एक्वायर किया था? 8 साल पहले। हमने सब्सिडी को 8 साल पहले एक्वायर किया था 2012 में, आज 2020 है। तो क्वेश्चन में हमें बताया होगा कि ग्रुप पॉलिसी टू डेप्रिसिएट प्लांट एट 10% स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बच्चों अगर एसेट की वैल्यू 10 मिलियन ज्यादा है तो हर साल 10 मिलियन का 10% 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन भी तो ज्यादा होगी, जिसको आइए 16 में हमने कभी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के नाम से पढ़ा होगा। तो एक साल में 1 मिलियन डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा हो रही है, तो 8 सालों में 8 मिलियन, तो 10 माइनस 8, तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा सिर्फ 2 का। ब्रैकेट में आप शो करवा देंगे कि 10 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, लेकिन 8 सालों में 8 मिलियन की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी है। एक साल में 1 मिलियन, 8 सालों में 8 मिलियन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है। तो 10 ऐड होगा लेकिन 8 माइनस होगा, तो अल्टीमेटली 2 का नेट इफेक्ट आएगा इक्विटी में। क्लियर? क्लियर जी? क्लियर? बोलिए। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स ना बच्चों का कम होता जा रहा है, शायद बातें मुश्किल हो गई या थक गए। दिबाज फरमाते हैं एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को जरा बता दें। ठीक है, मिक्सअप होता जा रहा है। शुएब अभी तो आगाज है, अभी तो देखें होता क्या है। अच्छा बच्चों, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का दिबाज ने पूछा है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बच्चों मुझे नहीं पता कि प्लांट की बुक वैल्यू क्या थी, फेयर वैल्यू क्या है, मतलब इतना पता है कि डिफरेंस 10 मिलियन है। मैं अपनी तरफ से कुछ अज्यूम कर लेता हूँ कि बुक वैल्यू 40 थी, फेयर वैल्यू 50 थी। ये तो तय है कि डिफरेंस 10 का है, फेयर वैल्यू इज हायर देन बुक वैल्यू। अगर बच्चों मैं रीवैल्यू ना करता हूँ तो डेप्रिसिएशन हर साल होती 4 की 10% के हिसाब से। रीवैल्यू कर लिया तो डेप्रिसिएशन होनी चाहिए 5 मिलियन की, यानी कि 1 मिलियन की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वही होनी चाहिए। अब गौर से सुने, दिबाज सब्सिडरी ने अपनी लैंड को रीवैल्यू किया ही नहीं है, तो इसका मतलब है सब्सिडरी ने अपनी लैंड को 4 मिलियन से डेप्रिसिएट किया हुआ है हर साल। लेकिन हमारे मुताबिक, सॉरी लैंड कह रहा हूँ, प्लांट को, हमारा प्लांट, हमारे मुताबिक वो प्लांट 40 का है ही नहीं, 50 का है। और 50 के मुताबिक डेप्रिसिएशन 4 की नहीं 5 की बनती है। तो उसने पिछले 8 साल में डेप्रिसिएशन 4 के हिसाब से रिकॉर्ड की हुई है, हमारे हिसाब से 5 की बनती है। तो पिछले 8 सालों में 8 मिलियन की डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड की हुई है। तो डेप्रिसिएशन जब ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो इक्विटी कम हो जाएगी ना। हम डेप्रिसिएशन को अब रिकॉर्ड कर रहे हैं ज्यादा, तो 8 मिलियन से इक्विटी कम हो जाएगी। तो यूं समझ लें इक्विटी में से मैंने 8 मिलियन माइनस किया है, 10 मिलियन ऐड किया है, 8 मिलियन माइनस किया। जी दिबाज, रीवैल्यूएशन रिजर्व वाला कंसेप्ट भी रिपीट कर दें क्या? उसमें रिपीट करना है मुझे बताएं शुएब अहमद, शुएब अरशद। रीवैल्यूएशन रिजर्व वाला कंसेप्ट IAS 16 पढ़ा हुआ है आपने शुएब?
शुएब अगर IAS 16 रीवैल्यूएशन आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं इसकी में क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? I told you in first lecture के मैं एज्यूम करके चलूंगा कि IAS 16, 36 और 38 यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसमें डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन के कंसेप्ट्स हैं, इंटेंजिबल और इम्पेयरमेंट के IAS आपको आते हैं। वो IAS इस वक्त हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। वो ये एज्यूम किया जा रहा है कि आप पिछले पेपर में पढ़ चुके हैं। आपने वैसे क्यों नहीं पढ़े? IAS 16 हो ही नहीं सकता किसी बच्चे ने पिछले पेपर में ना पढ़ा। सिलेबस में है जनाब। डेप्रिसिएशन की बातें पढ़ी हुई है, रीवैल्यूएशन की बातें पढ़ी हुई है। शुएब IAS 16, चले IAS 16 का शायद आपको नाम ना पता हो, मतलब IAS 16 के नाम से ना जानते हो, लेकिन आपको पता तो होगा डेप्रिसिएशन क्या चीज है, स्ट्रेट लाइन क्या चीज है, रिड्यूसिंग क्या चीज है, रीवैल्यूएशन क्या चीज है। तो शुएब वही तो बात हो रही है, ये वही चीज तो है। एसेट को डेबिट किया गया, रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट किया गया, और रीवैल्यूएशन रिजर्व जब क्रेडिट किया गया तो इक्विटी इंक्रीज कर गई। जी शुएब। शुएब आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। रिजर्व नहीं होगा तो एडजस्टमेंट कैसे होगी? मतलब रिजर्व का एडजस्टमेंट से क्या ताल्लुक है? अगर रिजर्व होगा तो हम ये एज्यूम करेंगे कि उसने खुद रिवैल्यू कर लिया तो हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात की थी मैंने। चले, अच्छा बच्चों, आखिरी 2-3 मिनट है हमारे पास, इस बात को मैं कंक्लूड करूंगा। रूल 1 में कहीं मैंने ये लिखा कि फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है? नहीं, मैंने लिखा था डिफरेंट। If fair value of subsidiaries asset at acquisition is different from carrying value, मैंने ये नहीं लिखा कि ज्यादा है, मैंने लिखा है डिफरेंट है। तो सियासी मतलब बात की है मैंने एक ऐसी बात की है जिसमें दोनों बातें कवर हो गई, ज्यादा है तब भी, कम है तब भी। तो वो उस वक्त एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था पीर से आगे आगे नहीं चलते, मेरे पीछे पीछे चले। तो अब बात करेंगे अगर सब्सिडरी के एसेट की फेयर वैल्यू कम होती तो क्या होता। अब मैं क्वेश्चन की वर्डिंग को चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे आ जाए दोबारा। At acquisition, fair value of subsidiary asset was equal to carrying amount except plant whose fair value is 10 million lower than book value. ये हायर की बजाय लोअर होता तो क्या होता? सिंपली हायर है तो ऐड किया हुआ, लोअर है तो लेस कर देंगे। यहां से 10 लेस किया, यहां से 2 लेस किया, बाकी सारी बात सेम है कि वर्किंग वन के कॉलम 2 में एडजस्टमेंट कब करेंगे कब नहीं करेंगे। अगर सब्सिडी ने एसेट को बेच दिया हुआ है या सब्सिडी ने एसेट को खुद से रिवैल्यू कर दिया हुआ है तो वर्किंग वन के कॉलम 2 में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी हम लेंगे। तो वहां अगर फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा थी तो दोनों कॉलम में ऐड किया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेस लेस कर रहे हैं दोनों में। सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा, बाकी कंसेप्ट सारा वही है। क्लियर? तो मैंने रूल्स के अंदर ये लिखवाया था कि फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से डिफरेंट हो तो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ज्यादा है तो वर्किंग वन के कॉलम 1 और 2 में ऐड करेंगे, अगर फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो वर्किंग वन के कॉलम 1 और 2 दोनों कॉलम में से लेस करेंगे। गॉट इट? जी बच्चों, क्लियर है?
ले जनाब, इसके साथ ही समय समाप्त हुआ, आज की क्लास का टाइम खत्म हुआ। तो कल इंशाल्लाह इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी आपको कोई होम असाइनमेंट नहीं दे सकता क्योंकि हमने अभी कुछ पढ़ना है, उसके बाद ही हम CA 2 या 3 कर सकेंगे। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, जिन्होंने आज ज्वाइन किया। आपको अगर कोई होम असाइनमेंट नहीं मिल रही तो आप अपने पिछले लेक्चर जरूर सुने और CI 1 करें। वो स्टूडेंट जिन्होंने आज ज्वाइन किया, जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं लिए थे, वो पिछले लेक्चर भी सुने और आज CI 1 भी करें। बस यही आपकी होम असाइनमेंट है। तो कल इंशाल्लाह हम फेयर वैल्यू की बात को आगे बढ़ाएंगे और आज रात में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री होकर मैं ऐड कर दूंगा। आफ्टर इंशाल्लाह मगरिब प्रेयर मैं आप सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो ग्रुप बन चुका है। जी नोट्स भी ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, डोंट यू वरी। सी यू टुमारो सेम टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। जी चौधरी अली रजा, मैं किसी का नंबर यहाँ पे नोट नहीं कर रहा। मुझे जो व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजेगा मैं उसको लिंक भेज दूंगा। अगेन मैं अपना नंबर यहाँ पे शो कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा था, पता नहीं कहाँ लिखा था। चले मैं यहाँ पे नंबर शो कर देता हूँ, 0321484007 तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे अपना नंबर यहाँ पे भेजेंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। जी थैंक यू वेरी मच।